Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I'm your social studies lecturer Midhat Abbas. We are doing chapter 9 which is major occupations in the world. आगे चल के देखते हैं कि employment और unemployment क्या चीज़ है. Okay. हमने पिछले 2 lectures में ये डिस्कस किया कि occupation की हिस्ट्री क्या है, major occupations की fields कितनी हैं और major occupations कितनी types की हैं और countries को किस तरह ये डिफरेंट मेजर ऑक्यूपेशंस जो हैं जो उनकी इकोनॉमी को इफेक्ट करती हैं. आज हम देखते हैं कि व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट ये दोनों कंट्री को कैसे इफेक्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? इट मीन्स द स्टेट ऑफ हैविंग अ पेड जॉब. मतलब एक इंसान जिसके पास पेड जॉब है, मतलब वो कहीं जाके काम करता है और उसको उसके बदले में पैसे मिलते हैं, तो वो एक एम्प्लॉयड पर्सन है और जो उसको एम्प्लॉय करता है दैट इज एन एम्प्लॉयर. अब जॉब होने का मतलब है एम्प्लॉयमेंट हो गई. लेट्स सी कि एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, क्योंकि हमने ये कनेक्शन देखना है कि एम्प्लॉयमेंट विच इज हैविंग जॉब्स एक कंट्री की इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट करती है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एम्प्लॉयमेंट रेट एक कंट्री का कैलकुलेट करें. एम्प्लॉयमेंट रेट एक कंट्री का कैलकुलेट करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है फॉर द कंट्री क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट रेट एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है. इकोनॉमिक इंडिकेटर का मतलब है कि ये बताता है कि एक कंट्री कितना खुशहाल है और उसकी मईशत कितनी स्ट्रांग है या कितनी स्ट्रांग नहीं है. एम्प्लॉयमेंट रेट की जो डेफिनेशन है that is percentage of persons of working age who are employed. एक कंट्री के लिए वो परसेंटेज जो कि उसके उन लोगों की है जो वर्किंग एज के हैं और एम्प्लॉयड भी हैं. अब इसमें 2 डिफरेंट चीज़ें केटर हो रही हैं. एक तो वर्किंग एज और एक आर एम्प्लॉयड. वर्किंग एज का मतलब ये है कि दे आर अबव सर्टन एज. जैसे किसी मुल्क में अगर 16 साल के बंदे इंसान को काम करना अलाउ है, किसी में 18, किसी में 14. सो ये डिफरेंट कंट्रीज ने डिफरेंट रेशियो रखी हुई है. फॉर वर्किंग एज उस कंट्री के लिए कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जितने उस मुल्क में वर्किंग एज के लोग हैं या जितने फॉर एग्जांपल अबव 18 ईयर्स के लोग हैं वो सारे एम्प्लॉयड हैं. कुछ एम्प्लॉयमेंट सर्च भी नहीं करते, एम्प्लॉयड होना नहीं चाहते, लाइक हाउस वाइव्स, लाइक अ लॉट ऑफ अदर पीपल who are economically independent. और दूसरा कि वो एम्प्लॉयड हैं, वर्किंग एज है और एम्प्लॉयड है, दैट्स द एम्प्लॉयमेंट रेट फॉर अ कंट्री. एम्प्लॉयमेंट रेट को कैलकुलेट अब कैसे करते हैं? इसको कैलकुलेट ऐसे करते हैं, एम्प्लॉयड पीपल डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स. टोटल लेबर फोर्स इज द टोटल नंबर ऑफ वर्किंग एज पीपल इन दैट कंट्री. फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंट्री में 10 लाख लोग वर्किंग एज के हैं विच इज अबव 21%, तो वो 10 लाख उसकी टोटल लेबर फोर्स हो जाएगी. और अगर उस 10 लाख में से सिर्फ 2 लाख एम्प्लॉयड हैं या 2 लाख ऐसे लोग हैं जिनके पास जॉब्स हैं, तो हम 2 लाख को 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो उस कंट्री का एम्प्लॉयमेंट रेट निकल आएगा. अगर हम सिंपलर वैल्यूज में इसको लेना चाहें तो हाइपोथेटिकली अगर एक जगह पे 100 लोग हैं और उसमें से सिर्फ 20 एम्प्लॉयड हैं, तो रेट के लिए हम उसको 100 से मल्टीप्लाई भी करते हैं. सो हमारे पास 20% उस जगह का एम्प्लॉयमेंट रेट आ जाएगा. सो बेसिकली यू डिवाइड बोथ ऑफ दीज एंड देन यू मल्टीप्लाई देम विद 100. तो 20% उस जगह का एम्प्लॉयमेंट रेट आ गया. हाउएवर ये काफी अच्छा एम्प्लॉयमेंट रेट है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज. सिंस हमने अभी बात की लेबर फोर्स की और वर्किंग एज की, तो चाइल्ड लेबर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको पता भी होना चाहिए. चाइल्ड लेबर का मतलब है इट रिफर्स टू एनी फॉर्म ऑफ वर्क दैट डिप्राइव्स द चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड एंड इज हार्मफुल टू फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट. ये किसी भी किस्म का ऐसा काम है जो बच्चों को उनके बचपने से अलग कर दे और उनकी फिजिकल, जिस्मानी और मेंटल, ज़हनी नशोनुमा को खराब करे, हार्म करे, नुकसान पहुंचाए. सो चाइल्ड लेबर के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वर्किंग एज हर कंट्री की एक सेट है, उसी तरह चाइल्ड लेबर के लिए भी देयर इज अ सर्टेन एज
जिससे नीचे जब काम नहीं करेगा कोई इंसान, फॉर एग्जाम्पल अगर 16 ईयर्स ऑफ एज है फॉर वर्किंग इन अ कंट्री, तो अगर 16 साल से कम उम्र इंसान काम करेगा तो वो चाइल्ड लेबर में कंसिडर होगा, क्योंकि लीगली उस कंट्री में 16 साल से कम उम्र के बच्चे को या इंसान को काम करना अलाउड नहीं है। और ये एक ऐसा एरिया है और ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि बहुत अवेयरनेस जिसके बारे में आ रही है और बहुत सारे मुल्क इस पे आवाज उठा रहे हैं कि चाइल्ड लेबर कम से कम होनी चाहिए। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज में भी चाइल्ड लेबर एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि वो लोग शायद ये रियलाइज नहीं करते कि चाइल्ड लेबर से आपका आने वाला यूथ और आने वाला फ्यूचर डिस्टर्ब होता है और वो डैमेज होता है। ओके, नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस द एम्प्लॉयमेंट रेट्स इन फ्यू डिफरेंट कंट्रीज। आइसलैंड, नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, ये वो कुछ कंट्रीज हैं जिनमें एम्प्लॉयमेंट रेट्स बहुत हाई हैं। इधर या तो इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, जैसे आइसलैंड, स्विट्जरलैंड आप ले लो, और वहां की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या वहां की जो इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रांग है और वो उसको सपोर्ट करती है। आपकी मईशत अगर स्ट्रांग होगी और अगर आपके पास ऐसा सेक्टर है जिसमें आप अपॉर्चुनिटीज देते हो, जिसमें आप जॉब्स देते हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हो, देन यू हैव अ बेटर एम्प्लॉयमेंट रेट। आइसलैंड में सबसे ज्यादा है 75.8%। ये वैल्यूज हैं एज ऑफ 2018, ये 2018 के सर्वे की वैल्यूज हैं। आइसलैंड 75.8%, नीदरलैंड 62.3%, स्विट्जरलैंड 63.1%, Australia 58.5%. Australia is a complete continent and it has a very good employment rate. Canada 56.5%, United States 50.5%. So ये वो countries हैं जिनके employment rates 50% से ऊपर हैं, जिसका मतलब ये है कि वहाँ की जो 50% labor force है, 50% labor force जो काम कर सकती है वो employed है और 50% obviously employed नहीं है। UK का भी जो employment rate है यूनाइटेड किंगडम का, वो भी इट्स अराउंड 50%। अब जहां हम एम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर रहे हैं एंड वी टॉकिंग अबाउट कि नौकरी कितने लोगों के पास है, कितने लोगों के पास नहीं है, कितने लोगों के लिए उसके पास अपॉर्चुनिटी है, और कौन से मुल्क जो हैं डेवलप जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है और वो अपने मुल्क के लोगों को नौकरी देते हैं या उनका एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है। लेट्स टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल। अनएम्प्लॉयमेंट इज पर्सन अबव अ स्पेसिफाइड एज not being in paid or self-employment but is currently available for work in that period. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी इंसान जो वर्किंग एज में है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, और वो सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद से अपना कोई बिजनेस नहीं करता, पैसे कमाने का उसके पास कोई जरिया नहीं है, या वो कहीं जॉब नहीं करता, नौकरी नहीं करता जहां से उसको पैसे मिले, और वो उस पीरियड में जॉब के लिए अवेलेबल भी था, तो उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कंसिडर करते हैं। अब इसका क्या मकसद हुआ कि वो उस पीरियड में जॉब के लिए अवेलेबल भी था? माय पॉइंट इज, अगर हम एक कंट्री लें, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, एक बंदा पाकिस्तान में रहता था, नौकरी नहीं थी, 18 साल की उम्र से ऊपर था, फिर वो किसी और मुल्क चला गया, वहां पे उसको एम्प्लॉयमेंट मिली, वो वापस आ गया, फिर पाकिस्तान में आ गया और फिर उसके पास नौकरी नहीं थी, तो ये जो स्पैन उसने बाहर गुजारा वो उसके अनएम्प्लॉयमेंट में कंसिडर नहीं होगा, बिकॉज वो उस स्पैन में पाकिस्तान के एम्प्लॉयमेंट के लिए अवेलेबल नहीं था। So yes, unemployment is when a person doesn't have a job और वो इस एज का है कि वो जॉब करे, और वो उस एज में जॉब के लिए अवेलेबल भी था, हेल्दी भी था, फिट भी था, and he was in that area, in that country at that time. Now, factors affecting employment. There are few factors जो एक कंट्री के एम्प्लॉयमेंट रेट को इफेक्ट करते हैं, जिनमें सबसे पहला है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब ये है कि उस मुल्क की मईशत कैसी है। अब इफ यू सी आई हैव रिटन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिसेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि उसकी मईशत ग्रो कर रही है, पैसा कमा रहा है वो कंट्री, एम्प्लॉयमेंट रेट भी अच्छा है, वो ऊपर जा रहा है, लोगों के पास जॉब्स हैं, पैसे कमा रहे हैं। रिसेशन, अगर ये वाला सिनेरियो होगा जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ है, लोगों के पास जॉब्स हैं, कंट्री ग्रो कर रहा है, पैसे ज्यादा आ रहे हैं, मजीद इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, मजीद काम खुल रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही हैं, तो येस, योर कंट्री इज इकोनॉमिकली ग्रोइंग प्लस एम्प्लॉयमेंट रेट इज ऑल्सो ग्रोइंग। अब उसके साथ बात करते हैं रिसेशन की। रिसेशन कहते हैं जब इकोनॉमी ड्रॉप्स, इकोनॉमी की ग्रोथ खत्म हो जाती है, इनफैक्ट इट फॉल्स, कि जब मुल्क के पास पैसा नहीं होता, नौकरियां नहीं होती, सो लोग काम नहीं करते, ऐसे वक्त में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ऊपर चला जाता है।
क्योंकि ऑब्वियसली लोगों के पास जॉब्स नहीं है और ना ही पैसे कमाने का जरिया है लोगों के पास, ना ही मुल्क के पास। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी वाइज अगर बात करें तो मैकेनाइजेशन वर्सेस मैनुअल। अब फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हमने पढ़ी है, वी टॉक्ड अबाउट कंट्रीज विच आर एग्रीकल्चर बेस्ड। तो अगर हम बात करें तो मैनुअल जॉब्स, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी, लोग हाथ से काम करते थे, उस वक्त ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होते थे क्योंकि एक काम को करने के लिए ज़्यादा लेबर फोर्स चाहिए होती थी। देन केम मशीन्स, देन केम इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्रीज, वही काम मशीनों से कम टाइम में होने लगा तो कम लोगों की ज़रूरत पड़ने लगी। अगर फॉर एग्जाम्पल एक काम के लिए 50 मजदूर चाहिए थे या वर्क फोर्स चाहिए थी और उस काम को अब वो मशीन कर लेती है, तो वो अगर 50 लोगों का काम एक मशीन कर रही है तो 49 पीपल आर अनएम्प्लॉयड, 49 लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स, अब ये एक और पॉइंट है। इस पॉइंट में वी टॉक अबाउट दोज कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी अच्छी होती है, लेकिन गॉड फॉरबिड अगर वहाँ पे कोई वॉर हो गई या कुछ हो गया तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम हो गई तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, वो डेवलप कंट्रीज है, सब कुछ है, लेकिन काम करने वाले लोग नहीं है, लेबर फोर्स नहीं है। और आज के दौर में ऐसा होता है, बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज से लोग डेवलप कंट्रीज में चले जाते हैं और वहाँ जाके पैसा भी कमाते हैं, नाम भी कमाते हैं और अपने मुल्क को फायदा देने की बजाय उनकी इकोनॉमी को फायदा देते हैं। सो यस, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स वेदर दे आर हियर और नॉट। इसमें एक और फैक्टर भी आता है, स्किल्ड वर्सेस अनस्किल्ड। स्किल्ड हम उनको कहते हैं जिनको कोई टेक्निकल इंफॉर्मेशन होती है, कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड होती है। दोज आर स्किल्ड पीपल जो एक स्पेसिफिक काम कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर है सिर्फ सर्जरी कर सकता है, इंजीनियर है रोड बना सकता है, घर बना सकता है, आर्किटेक्ट है नक्शे बना सकता है, डिजाइनर है कपड़े बना सकता है, टेक्सटाइल डिजाइनर है कपड़ा बनाने में मदद कर सकता है। तो मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, वो स्किल्ड लेबर है। अनस्किल्ड लेबर वो है जिसके पास कोई टेक्निकल एजुकेशन भी नहीं है और उसके पास कोई और ऐसा काम भी नहीं है जो वो स्पेसिफिकली कर सके, सो दे कैन डू एनी वर्क। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मुल्क में स्पेशल इंडस्ट्री है जिसमें कोई प्रॉब्लम आ गई और वहां पे लेबर फोर्स अवेलेबल नहीं है, मतलब एक मुल्क में हेल्थ केयर इश्यूज आ रहे हैं, उनके पास पैसा है लेकिन उनके पास डॉक्टर्स नहीं है, तो वो बाहर से इन्वाइट करते हैं डॉक्टर्स को कि वो आके उनके मुल्क में काम करें। सो यस, उनके पास लेबर फोर्स तो थी लेकिन स्किल्ड लेबर फोर्स नहीं थी, डॉक्टर्स नहीं थे। सो दैट्स हाउ यू टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सो डेफिनेटली जो मुल्क इन्वाइट करेगा उस मुल्क में तो जाके लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, जिस मुल्क से वो लोग गए हैं वहां पे ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट होगी, क्योंकि अगर वहां अपॉर्चुनिटी थी तो काम करने वाला इंसान नहीं था। सो यस, एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली इफेक्ट्स योर इकोनॉमी। एम्प्लॉयमेंट आपकी मईशत को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। अपॉर्चुनिटीज, कंपैरिजंस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को अनस्किल्ड लेबर की जरूरत है, कोई घर का काम कराना है, कोई मजदूर है, कोई जगह बनवानी है, या अगर किसी को एक डॉक्टर की जरूरत है, या किसी मुल्क को एक इंजीनियर की, आर्किटेक्ट की, लॉयर की, टीचर की, ऐसे लोगों की जरूरत है, तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों पे डिपेंड करेगा और अगर उसके मुल्क में वो वर्कफोर्स नहीं होगी तो वो दूसरे मुल्क से लोगों को इन्वाइट करेंगे। सो यस, दीज आर फ्यू फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट एम्प्लॉयमेंट। और अगर आप इसको ऑन द कॉन्ट्ररी देखो, इसकी दूसरी साइड देखो, तो यही अनएम्प्लॉयमेंट के फैक्टर्स भी हैं, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ है तो एम्प्लॉयमेंट बनेगी, रिसेशन है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, मैकेनाइजेशन है तो इट वुड इन अ वे सपोर्ट स्किल्ड लेबर बट नॉट सपोर्ट अनस्किल्ड लेबर, मैनुअल है तो इट विल सपोर्ट अनस्किल्ड लेबर बट नॉट दैट मच द स्किल्ड लेबर। सो इन फैक्टर्स में हर चीज में एक बैलेंस है, जहां जो डिस्टर्ब होगा वहां उस तरह स्किल्ड वर्सेस अनस्किल्ड लेबर फोर्स इफेक्ट होगी। और इस बात पे भी डिपेंडेंट है कि कितने लोग अवेलेबल हैं काम करने के लिए, कितने लोग उस एज में हैं, उस एज लिमिट में हैं जो काम कर सकते हैं। आपकी वर्कफोर्स सिर्फ उसी एज लिमिट से बनती है विच इज अवेलेबल एंड विच इज इन दैट एज फैक्टर। जैसे 18 साल से अगर ऊपर है तो सिर्फ तभी काम कर सकता है, जिसमें से कुछ लोग काम करना चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते, कुछ उस एज के होते नहीं। सो एक टोटल पॉपुलेशन में से आपकी वर्कफोर्स जो है वो डिफरेंट होती है, वो कैलकुलेट की जाती है। अब इस अनएम्प्लॉयमेंट का जो हमने फैक्टर्स देख लिए, जिससे एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट होती है, अगर एक कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट नीचे होगा। अगर एक कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है तो उसका एम्प्लॉयमेंट रेट नीचे चला जाएगा। सो अनएम्प्लॉयमेंट के इफेक्ट्स आते हैं और वो इफेक्ट्स आपकी इकोनॉमी पे भी आते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी आते हैं, कंट्री लेवल पे भी आते हैं। वो कैसे आते हैं?
अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ जाएगी, एंड फॉर द इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 4.45% एज ऑफ 2019. ये पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है. जनरली अनएम्प्लॉयमेंट से लॉस ऑफ इनकम होती है, पैसा कमाया नहीं जाता, आपके जो पैसा आने का जरिया है वो बंद हो जाता है. इंडिविजुअल, एक इंसान के लेवल पे भी और नेशनल इनकम के लेवल पे भी. नेशनल इनकम वो है जो सारे वर्किंग फोर्स जो काम करके पैसा कमाते हैं उनकी इनकम कंबाइन करके बनती है. तो जब एक इंडिविजुअल की कम होगी तो नेशनल इनकम भी कम होगी. पोटेंशियल होमलेसनेस, तो जिस इंसान के पास नौकरी नहीं रही वो कुछ अर्सा तो गुजारा कर लेगा, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली देयर इज अ बिग थ्रेट कि उसको अपना घर छोड़ना पड़ेगा या मजबूरन उसको किसी और जगह पे मूव करना पड़ेगा. लोअर जीडीपी, जब इनकम लोअर है तो आपकी जीडीपी तो डेफिनेटली लोअर होगी बिकॉज इट्स द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ योर कंट्री. तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई है तो जितने पोटेंशियल प्रोडक्ट्स बन सकते थे वो प्रोडक्ट्स नहीं बने. मूविंग ऑन, हायर गवर्नमेंट बोरोइंग एंड लेस टैक्स रेवेन्यू. जिन लोगों की जॉब चली गई है, जिनके पास जॉब नहीं है, वो ऑब्वियसली टैक्स पे नहीं कर सकेंगे. जब वो टैक्स पे नहीं करेंगे तो गवर्नमेंटल बोरोइंग, आपकी गवर्नमेंट की बोरोइंग बढ़ जाएगी. एक तो पहले ही बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है. बेरोजगारी की वजह यह है कि आपकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं कि वो लोगों को नौकरी के मौके दे सके. जब वो नौकरी के मौके नहीं देती तो टोटल नेशनल इनकम कम होती है. वो कम होती है तो जो लोग टैक्स पे कर सकते हैं, जिनके ऊपर टैक्स लागू होता है, उनका नंबर भी कम हो जाता है. उनका नंबर कम होगा तो आपका टैक्स रेवेन्यू, द टोटल टैक्स पेड बाय द पीपल हु आर लायबल टू पे टैक्स, वो कम हो जाता है. इसकी वजह से गवर्नमेंट बोरोइंग बढ़ जाती है, आपकी गवर्नमेंट कर्जा लेती है. लॉस ऑफ ह्यूमन फैक्टर, लॉस ऑफ ह्यूमन फैक्टर, जिन लोगों के पास नौकरी नहीं होती वो कुछ अर्से तक तो गुजारा करते हैं, बट ऑब्वियसली उनने भी अपनी लाइवलीहुड अर्न करनी है, तो वो वहां से छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं जहां उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी होती है, विच इज माइग्रेशन. और ये एक अपने मुल्क के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर कोई इंसान, कोई स्किल्ड लेबर फोर्स या वैसे भी एक लेबर फोर्स का बंदा बाहर चला जाता है मुल्क से, तो वो पोटेंशियल हार्म है फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. सोशल प्रॉब्लम्स, एलियनेशन. अब जाहिर सी बात है जो बंदा बेरोजगार हो गया वो सोशली जो है वो अलग हो जाएगा. एलियनेशन इज फ्रॉम एलियन, के वो बाहर वाला फील करेगा अपने आप को, तो वो उठना बैठना दोस्तों में बंद कर देगा या लोग उससे मिलना जुलना छोड़ देंगे. तो इट्स अ टू वे थिंग, बट सोशल एलियनेशन हो जाती है. इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं लेकिन उसको यूटिलाइज करने वाले लोग कम हो गए हैं या उसको पोटेंशियली यूज करके आगे बढ़ाने वाले लोग कम हो गए हैं. सो यस, दीज आर द पॉसिबल इम्पैक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो कि डायरेक्टली एक मुल्क की इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं. मईशत जो है वो, अनएम्प्लॉयमेंट अगर ज़्यादा हो तो ख़राब भी होती है, एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा हो तो बेहतर भी हो जाती है. इससे डायरेक्टली आपके मुल्क का कर्जा, योर डेट, योर नेशनल डेट, वो या बढ़ता है या कम होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम पाकिस्तान की जो एम्प्लॉयमेंट रेट है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.